हेलो एवरीवन, वर्ल्ड कप हो गया है ख़त्म और अब आने वाला है नया सीज़न। नए सीज़न में सबसे पहले मैंने सोचा कौन सी टीम के बारे में बात करूं, तो आज मैं उस टीम के बारे में बात करूंगा जो मेरी ला लीगा की द फेवरेट टीम है। 2002 से मैं इसे फॉलो कर रहा हूं और उस समय इंटरनेट इतना था नहीं। जब हमें देखना होता था मैच तो रात में जग जग के देखना होता था। अब तो तब भी 9:30 बजे से आता है, उस समय 12:30 1:30 बजे मैच आता था। इनके रिजल्ट्स अगर आपको फॉलो करने थे तो इंटरनेट, क्योंकि मैंने बताया था नहीं, तो सुबह 7:30 बजे एनडी टीवी पे एक प्रोग्राम आता था। उसमें पता चलता था रियल मैड्रिड जीती या नहीं। इट वॉज वन ऑफ द फ्यू चैनल्स, इंग्लिश वाला एनडीटीवी, जिसमें स्पोर्ट्स नाउ करके न्यूज़ आती थी। उसमें पता चलता था कि चैंपियंस लीग में क्या हुआ। और उसमें मुझे याद है 2003-2004 में मेरा दिल टूटा था जब एक हेडलाइन आई थी, द गैलेक्टिको अपसेट, जिसमें मोनाको, जो उस समय बहुत बड़ी पावर हाउस नहीं थी, अभी भी कोई बहुत पावर हाउस टीम नहीं है, उसने रियल मैड्रिड को बाहर किया था। और जिस प्लेयर ने स्कोर किया था वो थे फर्नांडो मोरिएंटेस, जो एक्चुअली रियल मैड्रिड से गए थे वहाँ पे लोन पे, मतलब परमानेंट साइनिंग भी नहीं थी। और वो उनके गोल से रियल मैड्रिड बाहर हो जाती है। आज भी ये दिन वो मुझे याद है। और उसके बाद कितने साल हो गए, कितने उतार आए, कितने चढ़ाव आए, बट अभी भी हम रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहे हैं। एम्बापे के आने से पहले ये टीम चैंपियंस लीग इतने आराम से जीत रही थी। उनके आने के बाद हमने देखा ला लीगा भी नहीं जीत पाई, चैंपियंस लीग में नहीं जीत पा रही है। तो ऐसा क्या चीज़ है, क्या इस बार रियल मैड्रिड ऐसा कर सकती है कि वो जो पिछले 2 साल से गलतियां हो रही हैं वो ना दोहराई जाए और इस बार शायद वो ला लीगा जीत पाए, शायद वो चैंपियंस लीग जीत पाए। और क्या मोरिनियो का आना मेरे हिसाब से सही है या मेरे हिसाब से गलत है? सबसे पहले तो देखिए, टीम पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने दो रियल मैड्रिड की ऑल्टरनेट 11 दिखाई हैं। 4-2-3-1 मेरे हिसाब से मोरिनियो खिलाते हैं, तो फॉर्मेशन है वो 4-2-3-1 है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, फर्स्ट चॉइस 11 जो मेरे हिसाब से रहेगी, कुकरेया लेफ्ट बैक पे रहेंगे, आलबा कोनाटे उनके प्रिफर्ड फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक होंगे, और राइट बैक पे मेरे ख्याल से डम्फ्रीज होंगे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज़ अ बेटर राइट बैक, इज़ अ बेटर फुटबॉलर, बट डिफेंसिवली डम्फ्रीज बेटर है। और मोरिनियो हमेशा डिफेंसिव कैपेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए आप देखेंगे मैंने डीन हाउसिंग को भी यहाँ नहीं रखा है, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग टॉल फास्ट प्लेयर्स चाहिए और कोनाटे अलावा फिट दैट बिल। उसके आगे मेरे ख्याल से, जैसे मैंने बोला, फिजिकलिटी उन्हें बहुत पसंद है। जो उनकी पुरानी टीम अगर आप देखें तो उसमें सामी कडीरा, जाबी अलोंसो, मामूडू डियारा, ये दो रोल प्ले करते थे। तो यहाँ पे बॉल प्लेयर से ज़्यादा उन्हें ऐसे चाहिए जिनकी फिजिकलिटी हो। ये सारे प्लेयर जितने भी मैंने बताए, ये ऐसे थे जो डिफेंसिवली अपनी ड्यूटी अच्छे से करते थे, गेम रीड बहुत अच्छे से करते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे चौमेनी और वलवर्डे खेलेंगे। अब लोग कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को आना चाहिए था, आपने उन्हें साइन किया है, या आप यहाँ पे आर्डा गुलेर को थोड़ा पीछे खिलाएं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मैंने बताया उन्हें रनिंग पावर पसंद है, उन्हें फिजिकलिटी पसंद है। तो यहाँ वलवर्डे चौमेनी खेलेंगे, उनके आगे मेरे ख्याल से खेलेंगे बेलिंगम। वर्ल्ड कप फैंटास्टिक रहा, उन्होंने दिखाया क्यों ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। इसलिए मुझे लगता है यहाँ भी आर्डा गुलेर, डियाज, इन सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो बेलिंगम का नाम आएगा। फ्रंट थ्री मेरे ख्याल से बहुत ही पोटेंट फ्रंट थ्री है, एम्बापे, विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो। अब इसमें द ओनली थिंग है इसकी, रोड्रिगो क्योंकि मैंने राइट साइड पे दिखाया है और वो राइट फुटेड प्लेयर हैं, तो वो एक इन्वर्टेड विंगर नहीं है। जबकि मोरिनियो के अगर आप पूरा टेन्योर देखें या आप मुझसे भी पूछें, तो इस समय वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल ऐसा ही है कि भाई आपको हर पोजीशन पे एटलीस्ट लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, आपको इन्वर्टेड विंगर चाहिए। मतलब लेफ्ट विंग पे आपके राइट फुटेड प्लेयर होना चाहिए और राइट विंग पे आपके पास लेफ्ट फुटेड प्लेयर होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, राइट विंग पे अगर एक लेफ्ट फुटर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भाई अगर माइकल ओलीसे यहाँ पे आ पाएँ तो आई थिंक इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। बट वो इतने महंगे हैं, और उनके अलावा कौन से ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ पे आ सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग राइट विंगर नहीं है। अब यहाँ पे मतलब एक ऐसा सिचुएशन 2-3 साल पहले का होता तो मैं कहता कि शायद मो सलाह भी आ सकते थे। वो एक ऐसा प्लेयर है, एक प्रोफाइल उनकी ऐसी है कि वो रियल मैड्रिड को सूट भी करते हैं। लेकिन इस समय वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा नहीं गया, पिछला सीज़न भी अच्छा नहीं गया, उससे पहले तो खैर आउटस्टैंडिंग था, लेकिन लास्ट सीज़न के बाद एक ड्रॉप ऑफ देखा है, तो उन्हें भी आप नहीं ला सकते। तो माइकल ओलीसे के अलावा कौन से ऐसे राइट विंगर्स हैं जिनको आप ला सकते हैं जो लेफ्ट फुटेड खेलते हो? तो उसमें मेरे हिसाब से नाम बहुत कम आते हैं। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड से आप हमारे डियालो को ला सकते हैं? यंग भी हैं, ज़्यादा डायनामिक भी हैं। क्या कोई और ऐसा हिडन नाम है जो आ सकता है? मेरे ख्याल से अभी ऐसा नहीं लगता है। बाकी क्या एक और लिंक जो बहुत एक्साइट करेगा रियल मैड्रिड के फैंस को, वो है रॉड्री का नाम। वो अगर आ जाते हैं तो इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब डिफेंसिवली जितनी भी पिछली बार रियल मैड्रिड को प्रॉब्लम्स रही थी, रॉड्री के आने से काफ़ी हद तक वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर आप होजे मोरिनियो का पूरा करियर देखें तो उनको जो डिफेंसिव मिडफील्डर पसंद आए हैं वो माइकल एसियन टाइप के आए थे, मार्केलेले टाइप के पसंद आते हैं, एंगोलो कांटे जैसे पसंद आते थे, नमानिया मैटिच जैसे पसंद आते थे। तो ऐसे प्लेयर्स उन्हें पसंद आते हैं जो ज़्यादा रॉबस्ट हो, ज़्यादा रनिंग पावर जिनकी ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो। रॉड्री इज़ मोर सेरेब्रल, वो मतलब बुस्केट्स जैसे हैं, वो ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो गेम बहुत अच्छे से रीड करते हैं। तो
वैसे डिफेंसिव मिडफील्डर्स उन्हें इतने शायद मेरे हिसाब से पसंद नहीं है। तो क्या यहाँ पे रॉड्री के लिए फाइनली पुश करेंगे, और क्या मैनचेस्टर सिटी रॉड्री को सेल करेगी? एक ऐसा क्लब जो गॉर्डियोला जहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं, जो ट्रांजिशन पे है, क्या रॉड्री भी जानते हैं कि उनकी एज ऐसी होगी, क्या वो सिटी को छोड़ेंगे, क्या सिटी उन्हें छोड़ेगी? तो ये सब क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद रॉड्री को ना भी लें। बट अगर ये आप फ्रंट 11 देखें, ये फर्स्ट 11 देखें, तो काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। द ओनली वीकनेस कि भाई यहाँ पे 6 महीने की जगह एक डिफेंसिव मिडफील्डर आ सकते हैं, तो वो आइडियल साइनिंग, आइडियल वर्ल्ड में वो चाहेंगे कि रॉड्री आ जाएं और रॉड्रिगो की जगह एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर आ जाए, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से माइकल ओलिसे आ जाए। लेकिन उनकी बेंच देखिए कितनी अच्छी है, आपकी सेकंड 11 भी कितनी स्ट्रांग बन रही है। राइट बैक पे आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ला सकते हैं, जो किसी भी और क्लब में अगर होते तो शायद फर्स्ट 11 में होते ही होते, क्योंकि जो उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, काउंटर्स में वो जितना अच्छा अपने अटैकर्स को फीड कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप एम्बापे को, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो को अनलॉक करना चाहते हैं, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड शायद वहाँ पे होने चाहिए थे। बट बिकॉज मरीनो थोड़ा प्रैग्मेटिक हैं, इसलिए मुझे लगता है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एज अ सब्सटीट्यूट ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट 11 पे तो मेरे ख्याल से उन्हें चांस नहीं मिलेगी। दूसरा, उनके पास सेंटर बैक में भी ऑप्शंस हैं, रूडिगर है, मिलिटाओ है, इन ह्यूजन का मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि मैंने बोला कि बॉल प्लेइंग इतना उन्हें पसंद नहीं है, बट वो भी एक ऑप्शन है। लेफ्ट बैक पे करेराज आपके पास एक ऑप्शन है, कुकरेया अगर इंजर्ड होते हैं, जो कि जनरली होते नहीं हैं। फिर बर्नार्डो सिल्वा, मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा टेम्पो कोई कंट्रोल करता है तो सिल्वा है, जो मैंने पहले समझाया भी है कि टेम्पो कंट्रोल करने का मतलब कि भाई आप अवे मैच में हैं, आप मान लीजिए बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बार्सिलोना वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव अटैक कर रही है, तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, जो बस बॉल रख के कुछ ज़्यादा फ्लैशी ना करे, कुछ ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ना करे, बट कभी वो मिलिटाओ को दे रहा है, कभी वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को दे रहा है, और एरिया, इसी एरिया में ऑलमोस्ट रोटेट कर रहा है, उनसे बॉल ले रहा है, 1-2 खेल रहा है, बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, बट वहीं पे कम से कम बॉल रख रहे हैं। जो वेव आफ्टर वेव अटैक आ रही थी वो नहीं हो रहे दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेम्पो कंट्रोल करना, और वो बर्नार्डो सिल्वा से अच्छा कोई करता नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने दिखाया है कि उनके साथ ऑप्शन होता है, कैमाविंगा भी आ सकते हैं, आगे आर्डा गुलेर आ सकते हैं, मास्टरटुआनो आ सकते हैं, इस साइड ब्राहिम डियास दिखाया। अब ये सारे अगर आप प्लेयर देखें, 1 2 3 4 5 सारे ऐसे हैं जो लेफ्ट फुटर हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई रॉड्रिगो की जगह क्या आर्डा गुलेर नहीं खेल सकते हैं, क्या ब्राहिम डियास नहीं खेल सकते हैं? तो जैसे मैंने बोला, होजे मरीनियो को अपने फ्रंट 3 में क्या पसंद है कि भाई स्पीड बहुत ज़्यादा हो, पेस ज़्यादा हो। अब इन तीनों में अनफॉर्चुनेटली पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तीनों टेक्निकल प्लेयर बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है, बट अगर पोजीशन रखने की बात हो, अगर टिकी टाका खेलने की बात हो, क्लोज कंट्रोल की बात हो, तो ये प्लेयर ज़्यादा अच्छे हैं। पेस इनमें इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि रॉड्रिगो की जगह वो चाहेंगे कि अगर कोई लेफ्ट फुटर ले भी रहे हैं तो उसकी पेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आगे एम्बापे का ऑप्शन मैंने गार्सिया को दिया है, वो कुछ मैचेस खेल भी सकते हैं, लेकिन जब एम्बापे जैसा सुपरस्टार आपके पास हो तो वो हर मैच खेलना चाहेगा, इसलिए उनकी जगह कोई, अगर लोग कहते भी हैं कि गार्सिया की जगह किसी और ज़्यादा स्टैब्लिश प्लेयर को लाए, तो मेरे ख्याल से कोई आना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी एम्बापे को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। इनके लिए आइडियल साइनिंग क्या होंगी? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके इमीडिएटली टीम को इम्प्रूव कर देंगे? देखिए, अगर माइकल ओलिसे आते हैं तो कम से कम 200 मिलियन में आएंगे। अब 200 मिलियन का फंड आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आपको पहले तो मेरे ख्याल से रॉड्रिगो को सेल करना पड़ेगा, वो कम से कम 70 मिलियन में जाएंगे। फिर आपको मेरे ख्याल से ब्राहिम डियास को बेचना पड़ेगा, वो 30 मिलियन में जाएंगे, 100 मिलियन वहाँ हुए। शायद आपको मास्टरटुआनो को भी लोन पे बेचना पड़ेगा, या अगर आप परमानेंटली भी सेल करना चाहते हैं तो उनको 35-40 मिलियन मिलेंगे। तो ये 3 प्लेयर या तो आप बेच के एक माइकल ओलिसे लें, उससे क्या होगा कि आपकी स्क्वाड डेप्थ थोड़ी वीक हो जाएगी। लेकिन क्या ये कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इन तीनों को भी बेच देते हैं तो भी आपके पास एक आर्डा गुलेर है जो ओलिसे को कवर कर सकता है, जो बलिंगम अगर इंजर्ड है तो उनकी जगह खेल सकता है, आपके पास कैमाविंगा है, बर्नार्डो सिल्वा है। तो अगर मैं होता तो आई वुड हैव गॉन ऑल इन, मैं इन तीनों प्लेयरों को शायद बेच के एक माइकल ओलिसे लेता। बट जैसे मैंने बोला कि मोरिनियो के अंडर ओलिसे क्या उतने फिजिकल हैं, क्या उतनी रनिंग पावर उनकी है कि मोरिनियो टाइप वो प्लेयर हों? ऐसा ना हो कि भाई रियल मैड्रिड में हमने देखा है बड़े बड़े प्लेयर आके पहले सीजन में स्ट्रगल करते हैं। मॉड्रिच ने स्ट्रगल किया, काका ने तो अपना सीजन, अपना पूरा रियल मैड्रिड करियर कभी वो मतलब बचा ही नहीं पाए। तो वो बेल ने हमने देखा पहले सीजन में बहुत अच्छा नहीं खेला, पहले 3-4 महीने वो भी बू हुए थे। बेंजीमा को 2 साल लगे थे। तो आप माइकल ओलिसे को लेते हैं, ये पंट लेके कि 3 प्लेयरों हटा के आप एक ले रहे हैं और वो मान लीजिए नहीं चलते हैं तो क्या होगा? तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। बट आइडियल साइनिंग यही है कि आप रॉड्री को लें और बीच में एक माइकल ओलिसे को लें। अगर आप मुझसे पूछें कि मोरिनियो टाइप की क्या साइनिंग है, तो वो मेरे ख्याल से रॉड्री से ज़्यादा एक मोइसेस काइसेडो को पसंद करेंगे। एक ऐसा प्लेयर जो टैकल्स में स्नैप करता है, जो बहुत अग्रेसिव है। और अगर ये 4-2-3-1, जैसे मैंने पहले ही बताया, 4-3-3 जनरली आजकल पिछले 5 सालों में जो
फॉर्मेशन जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेशन है, जो सारी बड़ी टीमें खेल रही हैं, जो सबको डोमिनेट कर रही है, वो 4-3-3 है। हमने देखा कि अभी वर्ल्ड कप में भी कैसे स्पेन ने 4-3-3 के साथ अर्जेंटीना को भी डोमिनेट किया, फ्रांस को भी डोमिनेट किया, जो बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही थी। तो मोरिनियो भले ही 4-2-3-1 खिलाना चाहते हैं, लेकिन 4-3-3 से जनरली वो डोमिनेट हो सकते हैं। लेकिन मोरिनियो ने अपने पहले टेन्योर में ये भी दिखाया है कि उस 4-3-3 जो बार्सिलोना खिलाती थी उसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो उस प्रोफाइल के अगर प्लेयर चाहिए तो वहाँ पे रॉड्री फिट नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको कैसेडो जैसा ही प्लेयर चाहिए, क्योंकि डिफेंसिव मिडफील्डर में आपको एक बहुत ही फिजिकल प्लेयर चाहिए। साथ ही साथ आपका फ्रंट थ्री बहुत ही पेसी होना चाहिए कि भाई अगर आप 4-3-3 के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपकी ये 4-2 जो दो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं वो काफ़ी पीछे रहेंगे। आप प्रेशर सोक करेंगे और काउंटर पे आप कोशिश करेंगे कि आपका ये जो एक आदमी है बेलिंगम जो यहाँ पे है, यहाँ पे आर्डा गुलेर भी खेल सकते हैं, जैसे वहाँ पे पहले ओजल खेलते थे। तो प्रोफाइल ऑफ प्लेयर आप अगर आप देखें तो बेलिंगम से ज़्यादा गुलेर की वैसी है कि पास जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन बेलिंगम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनकी खुद रन पावर अच्छी है, तो हो सकता है मोरिनियो इनके साथ भी जाएँ। बट मैं जो बता रहा था कि भाई पहले प्रेशर सोक करें और बहुत जल्दी रिलीज़ करें, और तीन प्लेयर बहुत पेसी होने चाहिए। जैसे उस टीम में कौन थे, एंगल डमरिया थे, गैरेथ बेल थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। तीनों प्लेयर जो पेस पे आपको किल कर सकते हैं। और यहाँ भी आपके पास अगर ऐसे तीन प्लेयर हैं, एम्बापे और विनीशियस जूनियर तो हैं ही, अगर रोड्रिगो रहते हैं तो वो भी बहुत पेसी हैं, बट जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट फुटर नहीं है। लेकिन अगर ये खिलाना चाहते हैं तो यही एक फॉर्मेशन है कि भाई यहाँ चौमेने की जगह अगर एक मोसेस काइसेडो आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट उसी प्रोफाइल के प्लेयर हो जाएंगे और तब शायद उनके पास चांस हो। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई होजे मोरिनियो आए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो अब दिखाएंगे कि टीम को कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, भले ही मैं मैड्रिड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी टीम है मैड्रिड, लेकिन मैंने बोला है कि भाई मोरिनियो पिछले 10-12 साल में जितनी भी मैंने उनकी मैनेजमेंट देखी है, ऐसा कुछ स्टैंड आउट नहीं किया है। और आजकल की जो मैनेजमेंट है, इतना आपको रोटेशन इतने ज़्यादा करने होते हैं, पिच पे कॉन्टिन्यूस ट्रायंगल्स बनाने होते हैं, तो क्या उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। अब एक वीडियो मैंने बनाई थी जब उनने साइन किया था कि मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, तो उस समय काफ़ी लोगों ने गाली दी थी। उसके बाद लेकिन मेरे काफ़ी प्रोटेक्शन सही हुए हैं, तो कम से कम अभी तो लोगों को इतना मान लेना चाहिए, इतना तो रिस्पेक्ट देना चाहिए कि कम से कम 6 महीने वेट कर लो, उसके बाद तुम गाली दे देना। लेकिन अभी मेरे हिसाब से अगर मोरिनियो पूरे साल मैनेजर रहते भी हैं रियल मैड्रिड के, तो मेरे हिसाब से चैंपियंस लीग या ला लीगा जीतना बहुत मुश्किल होगा अगर ये यही 4-2-3-1 से खिलाते हैं और कोई एडिशनल प्लेयर, जो अभी स्क्वाड है उतना ही रहता है, उसमें कोई एडिशनल प्लेयर ऐड नहीं होते हैं। तो अगर ऐड होते भी हैं तो भी भले ही लोग बोल रहे हैं कि इस टीम की इस बार सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे मोरिनियो, वो पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, वो 10-12 साल पहले की बातें कर रहे हैं। और वो भी उन्होंने शायद उस मैड्रिड की एक्चुअली वैल्यू नहीं देखी थी, उन्होंने ये नहीं देखा था कि उस मोरिनियो ने उस टीम के साथ ऐसा क्या किया था। भाई चैंपियंस लीग तो एंचेलोटी ने जितवाई थी, और मोरिनियो तो जब गए थे तो भाई वॉज अगेंस्ट एवरी प्लेयर, मतलब उन्होंने रैमोस के साथ लड़ लिए थे, रोनाल्डो के साथ लड़ लिए थे, कसियास को तो उन्होंने टीम से बाहर ही कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई मोरिनियो ने आके कुछ ऐसा कर दिया था कि आप मैड्रिड वाले इतने बड़े फ़ैन हैं उनके। बट ठीक है, उन्होंने रील से देखा है, जो मोरिनियो के स्टैचर को इतना मानता है वो कहता है कि बहुत सही है। बट 6 महीने वेट कर लीजिए, आप 6 महीने बाद आके मुझे गाली दे दीजिएगा। 1 साल बाद अगर मैड्रिड टाइटल जीत जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मोरिनियो ही एक ऐसा नाम है जो मेरे हिसाब से इस टीम को वीक बनाता है। बाकी इस टीम में प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, 1-2 पोजीशन है जहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, नहीं तो स्क्वाड में डेप्थ भी है, आपने एक्सपीरियंस प्लेयर भी लिए हैं। बट द ओनली थिंग इज कि क्या मोरिनियो इससे एक अटैकिंग टीम बना पाएंगे, जो उनका फोर्टे कभी रहा नहीं है। क्या बड़े स्टेज पे डोमिनेट कर पाएगी ये टीम, आई एम नॉट वेरी श्योर। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बेस्ट प्लेयर आपके पास चाहे जितने हो, जैसे हमने फ्रांस के पास देखा, लेकिन जीतता वही है जो बेस्ट सिस्टम होता है। बेस्ट सिस्टम बनाने में टाइम लगता है, एंड आई एम नॉट श्योर कि मोरिनियो आज के दिन में वो सिस्टम बना सकता है। बाकी बताइए आप लोग के हिसाब से रियल मैड्रिड कहाँ फिनिश करेगी, कौन से उनके ट्रांसफर टारगेट्स होने चाहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।